गुड मॉर्निंग क्लास। इससे पहले वाली क्लास में यानी इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में हमने एंजाइम क्या होता है, क्या काम करता है और इसकी स्ट्रक्चर क्या है वो पढ़ा, राइट। अब हम देखेंगे कि एंजाइम की क्या क्या क्वालिटीज़ होती है, यानी इसके अंदर क्या क्या ऐसे लक्षण या कैरेक्टर्स या क्वालिटीज़ है जिसकी वजह से ये काम कर पाता है, राइट। यानी इसकी वर्क एफिशिएंसी यानी काम करने की क्षमता किन कारकों पर डिपेंड करती है, यानी किस किस चीज़ों पर निर्भर होकर ये काम करता है, ठीक है। यानी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम, एंजाइम के विशेष गुण, ठीक है। अब ये जो सब सारी बातें आ रही हैं, जैसे पहला था उसका स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट था, क्वेश्चन में आता है। उसकी हिस्ट्री वाले जो 2-3 साइंटिस्ट के नाम थे, 6-7 साइंटिस्ट के नाम थे, वो छोटे क्वेश्चंस के रूप में आते हैं। और ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ और प्रभावित करने वाले कारक, ये क्या करते हैं, ये भी क्वेश्चंस के रूप में आते हैं। और साथ साथ में ये क्या करते हैं, आपके एंजाइम के बारे में क्लियरिटी बनाते हैं। वरना अगर ये बातें आपको समझ में नहीं आई, मतलब आपको एंजाइम क्या होता है वही समझ में नहीं आया, ठीक है। तो एकदम ध्यान से शांति से सुनिएगा और जितना समझा रही हूँ उतना दिमाग में फिट करते जाइएगा, ओके। पहला क्या है, प्रोटीन नेचर। एंजाइम प्रोटीन नेचर के होते हैं, ये हमें पता है। तो क्या है पहला पॉइंट कि सभी एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन नेचर के होते हैं। प्रोटीन नेचर के कारण होने के कारण क्या होता है, ये कोशिका के अंदर पाए जाएंगे, राइट। हर सेल के अंदर पाए जाएंगे। हर सेल में भी ये जगह के लिए विशेष होते हैं। जैसे श्वसन का कार्य करना है तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो उस कार्य से रिलेटेड एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में ही होगा, साइटोप्लाज्म में इधर उधर नहीं पड़ा होगा। अब मैं कहूँ फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है, तो फोटोसिंथेसिस में जो भी एंजाइम काम आ रहा है ना, वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर फिक्स होंगे। साइटोप्लाज्म में प्रोटीन की प्रोसेसिंग होती है, ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर भी होती है और भी ऑर्गेनेल्स के अंदर होती है, तो वहाँ पे उससे रिलेटेड एंजाइम पाए जाएंगे, ठीक है। तो एंजाइम प्रोटीन नेचर के होंगे और जगह निर्दिष्ट होंगे, यानी अपनी ज़रूरत की जगह पर प्रेजेंट होंगे। दूसरा पॉइंट क्या है, कोलॉइडी नेचर। ये मैंने आपको पहले भी समझाया था, कल भी, क्योंकि ये प्रोटीन के होते हैं इसलिए इनका नेचर कैसा होता है, कोलॉइडी। अब कोलॉइडी प्रकृति के पदार्थों का हमें पता है कि उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है यानी सरफेस एरिया वो बढ़ जाता है, राइट। उनका पृष्ठीय सरफेस या सरफेस एरिया या पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसे हम हिंदी में कहते हैं वो बढ़ जाता है। वो बढ़ जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, इस पर एक्टिव साइट ज़्यादा बन जाएंगी। अब इसका बाहर का एरिया ज़्यादा है तो उसकी एक्टिव साइट ज़्यादा बन जाएंगी। अब जितनी ज़्यादा एक्टिव साइट उतना ज़्यादा ये काम करेगा, राइट। तो वर्क एफिशिएंसी को बढ़ाता है कौन, कोलॉइडी नेचर। कैसे, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाकर। फिर आता है स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी के लिए हिंदी वर्ड है विशिष्टता, विशिष्टता। अब एंजाइम क्या होते हैं, काफ़ी मायनों में विशिष्ट होते हैं, स्पेसिफिक। जैसे मैं ये काम करूँगा तो मैं यही काम करूँगा और किसी काम में हाथ नहीं डालूंगा, पर जितना काम मैं करूँगा उतना A1 करूँगा, ठीक है, समझे। जैसे मैं अगर खाना बना रही हूँ तो मैं सिर्फ खाना ही बनाऊँगी, पर बनाऊँगी एकदम फर्स्ट क्लास। बर्तन मैं नहीं धोऊंगी, उसके लिए कोई और आएगा, ठीक है। रोटियाँ मैं नहीं सेकूँगी, उसके लिए कोई और आएगा। खाना में मैं क्या बनाऊंगी, मैं सब्जी बनाऊंगी तो मैं सब्जी बनाऊंगी एकदम बढ़िया, लेकिन मैं वही काम करूंगी। ऐसे ही एंजाइम होता है कि मैं काम करूंगा तो मैं यही काम करूंगा, दूसरा वाला मैं नहीं करूंगा, पर जितना करूंगा उतना एकदम फर्स्ट क्लास करके दूंगा, ठीक है। स्पेसिफिसिटी, विशेषता, ओके। अब विशेषता भी अलग अलग टाइप से होती है और अलग अलग कारकों पर डिपेंड करते हैं, तो वो कैसे होता है। पहला क्या है, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट को हिंदी में कहते हैं निरपेक्ष। क्या कहते हैं, निरपेक्ष। अब इस निरपेक्ष का क्या मतलब हुआ, इस एब्सोल्यूट का क्या होता है, जैसे कि अभी मैंने आपको समझाया कि मैं सिर्फ सब्जी बनाऊंगी, तो वैसे ही एब्सोल्यूट या निर्दिष्ट का मतलब होता है एक एंजाइम एक ही क्रिया में भाग लेगा, यानी एक ही रिएक्शन के लिए एक प्रकार का एंजाइम, एक रिएक्शन के लिए एक विशेष प्रकार का एंजाइम। जैसे यूरिएज नाम का एंजाइम सिर्फ यूरिया के अपघटन में काम आएगा। अब ये एंजाइम और कहीं काम नहीं आएगा, ये सिर्फ यूरिया का अपघटन करवाएगा। हो गया ना, एकदम एब्सोल्युटली स्पेसिफिक, ठीक है।
दूसरा क्या है, ग्रुप स्पेसिफिसिटी, कि एक विशेष एंजाइम एक ग्रुप का एंजाइम ग्रुप के रिएक्शन करवाएगा, जैसे एक ग्रुप का रिएक्शन करवाएगा। अब ये कैसे हो गया, अब आपने को पता है कार्बोहाइड्रेट मतलब शुगर्स होते हैं, तो सारे जो 6 कार्बन वाली शुगर्स होती है ना, 6 कार्बन वाली जो शुगर होते हैं उन्हें हेक्सोस शुगर कहते हैं। अब ठीक है, अब ये भी अलग अलग टाइप से होती है, अलग अलग टाइप की होती है, ग्लूकोज होती है, लैक्टोज होती है, गैलेक्टोज होती है, अलग अलग टाइप की होती है ना, है सब 6 कार्बन की शुगर लेकिन अलग अलग टाइप के होते हैं। तो इन 6 कार्बन वाली शुगर पर हेक्सोकाइनेज नाम का एंजाइम काम करेगा। अब वो 6 कार्बन वाला ग्लूकोज हो सकता है, गैलेक्टोज होता है, कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। हेक्साकाइनेज तो 6 कार्बन की शुगर्स का एक ग्रुप हो गया जिसको हम हेक्सोस शुगर बोलते हैं, उस पर हेक्साकाइनेज एंजाइम काम करेगा, ठीक है। तो एक ग्रुप हो गया यहाँ पे। फिर क्या आया, बॉन्ड स्पेसिफिसिटी, कि मैं डबल बॉन्ड पे OH के साथ वाले बॉन्ड पे या एल्डिहाइड वाले बॉन्ड पे काम कर रहा हूँ तो मैं इसी बॉन्ड पे काम करूँगा, मैं कोई सिंगल बॉन्ड पे जाके काम नहीं करूँगा। अगर मैं कार्बन कार्बन वाले बॉन्ड पे काम कर रहा हूँ तो मैं इसी बॉन्ड पे काम करूँगा, मैं कार्बन हाइड्रोजन वाले बॉन्ड पे जाके काम नहीं करूँगा, मैं कार्बन ऑक्सीजन वाले बॉन्ड पे काम नहीं करूँगा। एक बॉन्ड के लिए स्पेसिफिक, जैसे मैं आपको एक पोजीशन बता दूँ कि ये पिरिमिडीन है, 2 टाइप के नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं ना, पिरिमिडीन और प्यूरिन, DNA के, राइट, DNA RNA के। तो मैं पिरिमिडीन की बात करती हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब पिरिमिडीन का 5' एंड है, अब 5' प्राइम पर जो शुगर है और जो फॉस्फेट है उन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है वहीं पर काम करूँगा और कहीं काम नहीं करूँगा। 3' वाले कोने के लिए तुम दूसरा एंजाइम ढूंढो, दैट वे, कि बॉन्ड में भी जगह भी फिक्स हो गई कि 5' एंड पर ही काम करूँगा। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया राइबोन्यूक्लियस नाम का एंजाइम 3' प्राइम के फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड पे ही काम करेगा और किसी बॉन्ड पे काम नहीं करेगा। तो हो गया ना बॉन्ड स्पेसिफिक। ये एक्चुअली क्या पिरिमिडीन शुगर के लिए ही काम करता है, सॉरी पिरिमिडीन बेस के लिए, पिरिमिडीन शुगर नहीं है, रियली सॉरी, मिसगाइड कर दिया आपको। राइबोन्यूक्लियस एंजाइम पिरिमिडीन के 3' प्राइम के फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड पर ही काम करेगा। तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड यहाँ पर क्या हो गया, एकदम स्पेसिफिक हो गया, राइट, कि इसी बॉन्ड पर काम करूँगा और किसी बॉन्ड पे काम नहीं करूँगा। तो बॉन्ड स्पेसिफिसिटी। अब अगली स्पेसिफिसिटी क्या है, स्टीरियो स्पेसिफिसिटी। स्टीरियो स्पेसिफिसिटी में हम क्या पढ़ते हैं, अपने को पता है जो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी 3D संरचना होती है, त्रिविम संरचना होती है, राइट। अब उस त्रिविम संरचना के आधार पे अपन पार्टिकल्स को या सब्सटेंसेस को या कंपाउंड्स को क्या करते हैं, लीवो रोटेटरी और डेक्सो रोटेटरी में डिवाइड करते हैं। लीवो रोटेटरी या डेक्सो रोटेटरी अगर आपने पढ़ा नहीं है तो मैं अभी समझा देती हूँ आपको, इधर ध्यान दीजिए। एक तो होता है डेक्स्ट्रो और एक होता है लीवो। इसको हम D से भी लिख देते हैं, इसको सिर्फ L से भी लिख देते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है कि वो पदार्थ जब ऑप्टिकल लाइट में आएगा तो वो इस तरह से घूमेगा और इसका मतलब होता है कि वो इस तरह से रोटेट होगा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वो घूमेगा, ठीक है, वो मॉलिक्यूल, ये मतलब होता है। अब AA का शॉर्ट फॉर्म किसका है, एमाइनो एसिड का। एमाइनो एसिड ऑक्सीडेज नाम का एंजाइम सिर्फ लीवो रोटेटरी अमाइनो एसिड्स पर ही काम करेगा, यानी वो अमाइनो एसिड जो लीवो रोटेटरी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं उन पे काम नहीं करेगा, जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होते हैं क्लॉकवाइज घूमते हैं उन पे काम नहीं करेगा, लीवो रोटेटरी पर ही काम करेगा। तो ओनली ऑन L अमाइनो एसिड्स, लीवो रोटेटरी अमाइनो एसिड्स। अब त्रिविम संरचना के रोटेशन के आधार पे स्पेसिफिक हो गया ये। तो हर चीज के लिए एक एक एंजाइम क्या होगा, विशेष प्रकार से काम करेगा, स्पेसिफाइड टू ईच एंड एवरी टाइप, हर जगह के लिए एकदम स्पेसिफिक। अब ये सारी बातें थोड़ी नई है, साइंटिफिक भी है, तो एक बार सुनने में ऐसे थोड़ा अलग लग रहा होगा, राइट, पर इन पर ध्यान दीजिए, ये काम की है सारी की सारी, ठीक है। ये हुई स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी के बाद आता है लार्ज साइज। अब कोलॉइडी नेचर होने के साथ में जो एंजाइम्स होते हैं
वो क्या होते हैं, साइज में बड़े होते हैं। अब एक एंजाइम साइज में इतना बड़ा है तो इस पर काफ़ी सारी एक्टिव साइट्स प्रेजेंट होंगी। जितनी एक्टिव साइट उतने ज़्यादा क्रियाकारक यहाँ पर आकर जुड़ सकते हैं और अपनी रिएक्शन पूरी करवा सकते हैं, राइट। यहाँ पर भी क्रियाकारक जुड़ गए, यहाँ भी जुड़ गए, यहाँ भी जुड़ गए, यहाँ, ऐसे वो अटैच हो सकते हैं पूरे एंजाइम बॉडी पर, राइट। तो जितना बड़ा एंजाइम मॉलिक्यूल उतनी ज़्यादा तेज़ी से वो रिएक्शन करवा पाएगा। अब बड़ा साइज होने के कारण क्या हो गया, चाहे एंजाइम थोड़ी मात्रा में भी प्रेजेंट हो वो काम फटाफट करवा देगा, क्योंकि ऑलरेडी बड़ा साइज का है, राइट। तो थोड़ा सा भी होगा तो काम फटाफट चल जाएगा, ज़्यादा मात्रा में होने की ज़रूरत नहीं है ना। फिर आता है कैपेसिटी टू इंटरैक्ट विद बोथ एसिड्स एंड बेस, यानी अम्ल व क्षार दोनों के साथ में क्रिया करने की क्षमता। यानी एंजाइम अम्ल के साथ भी काम कर रहा है और क्षार के साथ भी काम कर रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि एंजाइम होता है प्रोटीन नेचर का और प्रोटीन अमाइनो एसिड के बने हुए होते हैं, ठीक है। प्रोटीन किसके बने होते हैं? अमाइनो एसिड के। अब अमाइनो एसिड के पास क्षारीय नेचर का एमाइन ग्रुप होता है NH3, जो जुड़ने के बाद में NH2 में चेंज हो जाता है, राइट, एक बॉन्ड ओपन। और एसिडिक नेचर का COOH कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। अब इसके पास दोनों हैं, बेस भी है, क्षार भी है और अम्ल भी है। इस कारण ये कैसा हो जाता है? उभयधर्मी नेचर का हो जाता है या एम्फीबियस नेचर का हो जाता है। तो ये दोनों के साथ में रिएक्शन कर लेता है। क्यों? क्योंकि ये प्रोटीन नेचर का होता है। प्रोटीन कैसे नेचर के होते हैं? एम्फीबियस या उभयधर्मी, क्योंकि उनके पास क्षारीय नेचर वाला एमाइन ग्रुप या एमीन ग्रुप और अम्लीय नेचर वाला कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों उपस्थित हैं। फिर क्या आता है? एंजाइम ऑप्टिमा। ऑप्टिमा यानी इष्टता। इसका क्या मतलब हुआ कि एंजाइम ऑप्टिमम चीज़ों में काम करते हैं, यानी विशेष टाइप का इनको टेम्परेचर चाहिए, विशेष टाइप का pH चाहिए, विशेष टाइप की सांद्रता चाहिए क्रियाधारों की, ठीक है, इष्ट तक। यानी इनका ऑप्टिमम रेंज काफ़ी लंबा होता है। जैसे मैं अगर कहूँ हमारा शरीर 30 से लेके 40 डिग्री का सेल्सियस हमारा ऑप्टिमम है। यहाँ पे हम मस्त है, जो 40 से ज़्यादा टेम्परेचर होता है, 40 भी नहीं 35 कहूँगी, राइट। अब 35 से भी ज़्यादा टेम्परेचर, तो हाई गर्मी, होए गर्मी, सब ऐसे शरीर की एक्टिविटी लो होने लगती है, राइट। अब एक्टिविटी लो होने लगी मतलब बॉडी अच्छे से काम नहीं कर रही और ज़्यादा ठंड में भी अच्छे से काम नहीं कर सकती, राइट। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, नहीं तो शरीर बीमार हो जाता है, बुखार हो जाती है, राइट, बीमार हो जाता है। वही काम होता है यहाँ पर कि एंजाइम को विशेष टेम्परेचर चाहिए कि एक स्पेसिफिक एंजाइम है जो इस टेम्परेचर पर यानी नॉर्मल टेम्परेचर पर है, एक जो ज़्यादा गर्मी में भी इतनी ही गर्मी सहन कर सकता है, इससे ज़्यादा गर्मी में वो काम नहीं कर पाएगा। तो क्या होगा? इष्ट हो गया, ये ऑप्टिमम चाहिए इसको, ऑप्टिमा, एंजाइम ऑप्टिमा। अब ये किन किन कारकों पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर, pH पर, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स यानी जो क्रियाकारक भाग ले रहे हैं उनकी सांद्रता पर। और एंजाइम उच्च तापमान में इनएक्टिव होते हैं क्योंकि प्रोटीन हाई टेम्परेचर पर डीनेचर हो जाते हैं ना। इसका सबसे इजी एग्जांपल है अंडा, एग। अंडे को आपने देखा ऐसे वो नॉर्मल टेम्परेचर पे सही रहता है, उसको जैसे ही फोड़ के तवे पे डालो या बॉईल वगैरह कर दो तो उसकी स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है ना, एकदम हार्ड हो जाता है, या ऑमलेट उसका बनाया जाता है तो वो कैसे हार्ड हो जाता है। वो एग वाला, एग जो अंदर से लिक्विड था उस नेचर का नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि वो पूरा प्रोटीन होता है और वो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर सहन नहीं कर पाता है और उसकी संरचना खराब हो जाती है, डीनेचर हो जाती है। तो इसलिए क्या? इनएक्टिव इन हाई टेम्परेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने इसको डब्बा बंद कर रखा है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान देना। फिर आता है एंजाइम इनहिबिशन। एंजाइम इनहिबिशन, एंजाइम जितनी जल्दी और आसानी से काम करते हैं ना उनको उतनी ही जल्दी और आसानी से रोका जा सकता है। किन के द्वारा? एंजाइम इनहिबिटर या मंदकों के द्वारा, या ऐसे पदार्थ या मॉलिक्यूल जो एंजाइम को रोकने का काम करते हैं, ठीक है, एंजाइम इनहिबिटर कहलाते हैं। तो यहाँ पे ये कैसे हो सकते हैं? ये डायरेक्टली उस एंजाइम पर जाकर काम कर सकते हैं या रेसिप्रोकल या किसी विपरीत तौर पर या कोई अन्य तरीके से। एक तो होता है सीधी उंगली से घी निकालना, सीधा जाकर उस पर अटैक करके उसको रोक दिया। एक होता है रेसिप्रोकल, नहीं मैं इसको अटैक नहीं करूँगा, ये जिसके साथ काम कर रहा है उसको ब्लॉक कर दूंगा, फिर वो काम ही नहीं कर पाएगा। इनडायरेक्ट रेसिप्रोकल तरीके से।
दोनों तरीके से इसको रोका जा सकता है। रोकता कौन है? एंजाइम इनहिबिटर या एंजाइम मंदक या निमंदक, ठीक है, या इनहिबिटर्स, ठीक है। तो ये थी एंजाइम स्पेसिफिसिटी। अब हम डील करेंगे कि एंजाइम को क्या क्या चीज़ें प्रभावित करती है। जैसे अभी अपन ने ये 2-3 देखी ना, टेम्परेचर प्रभावित कर रहा है, पीएच कर रहा है, क्रिया कारकों की सांद्रता प्रभावित कर रही है, ऐसे ही सारे फैक्टर्स देखेंगे जो एंजाइम की एक्टिविटी को प्रभावित कर रहे हैं, ठीक है। अब है फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्शन, यानी एंजाइम की एक्टिविटी को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहले 2-3 हैं, क्या है? टेम्परेचर, पीएच और कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स का। तो ये तीनों तो हमने पढ़े हैं, पर फिर भी यहाँ पे अलग अलग मैं आपको माप दे रही हूँ। ये माप आपको याद रखने, बुक में भी मेंशन है और मैंने भी बोर्ड पे मेंशन कर रखे हैं, समझाऊंगी भी, और ये आपको याद होने चाहिए एज इट इज़, ठीक है। टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होता है? एंजाइम एक विशेष प्रोटीन नेचर के होते हैं एंजाइम, इस वजह से इनको टेम्परेचर प्रभावित करता है, क्योंकि प्रोटीन को भी करता है, राइट। ये तो हो गई सिंपल सी बात। अब ज़्यादातर एंजाइम, ज़्यादातर, एक्सेप्शन भी होते हैं, ठीक है, कंफ्यूज में नहीं लेना है, मैं बोल रही हूँ ज़्यादातर एंजाइम एक ऑप्टिमम टेम्परेचर में काम करते हैं। वो ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है? 20 से लेके 35 डिग्री सेल्सियस तक। इस टेम्परेचर पर वो एकदम मक्खन की तरह काम करते हैं, ठीक है। अब आपको एक एग्जांपल देती हूँ। कोई एंजाइम 20 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, अपना बढ़िया से काम कर रहा है, पर धीरे धीरे मैं टेम्परेचर बढ़ा रही हूँ, उसको 30 तक लेके गई, पर 30 तो उसकी ऑप्टिमम वाली रेंज में ही है, तो उसकी एक्टिविटी क्या हो गई? 2 गुनी या 2.5 गुनी एक्टिविटी बढ़ जाएगी, वो और फटाफट काम करेगा, ठीक है। पर अगर मैं इस 35 के भी आगे लेके जा रही हूँ या 20 से कम लेके जा रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे क्रॉस मार्क लगाया, 35 के आगे लेके जा रही हूँ या 20 से नीचे लेके जा रही हूँ, तो वो एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाएगी? मंद पड़ने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी, नष्ट होने लग जाएगी धीरे धीरे, ठीक है। समझ में आया? 20 से लेके 35 तक मक्खन काम, ठीक है। और अगर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया इसी रेंज के अंदर, समझो 22 पे था और 10 बढ़ा दिया, कितना कर दिया? 32 कर दिया, या 23 पे था और 33 कर दिया, 25 पे था 35 कर दिया, तो वहाँ तक वो क्या करेगा? उसका रेट ऑफ एक्शन कितना बढ़ जाएगा? 2 से लेके 2.5 गुना रेट बढ़ जाएगा, इतनी तेज़ी से और काम करा देगा। पर इससे आगे लेके गए, खत्म, सब खत्म, बंद हो गया काम, ठीक है, मंद पड़ जाएगा। पहले स्लो पड़ेगा और फिर डायरेक्टली बंद हो जाएगा। फिर आता है पीएच। सेम टू सेम ऐसी एक्टिविटी पीएच में होती है, पर पीएच में ये वाली बात नहीं आती जो मैंने आपको कहा ना, 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देंगे, तो पीएच में ऐसा कुछ नहीं कि इतना पीएच बढ़ा दो तो मक्खन काम करेगा, ठीक है। हर एंजाइम का अपना अलग अलग पीएच पे काम करने का तरीका होता है, पर ज़्यादातर एंजाइम क्या होते हैं? 5 से लेके 7.5 पीएच तक काम करते हैं एकदम अच्छे से। और अगर इससे ज़्यादा पीएच कर दिया या इससे कम पीएच कर दिया, तो उसमें क्या होता है? वो एंजाइम खुद नष्ट हो जाते, खुद से नष्ट हो जाते, तो वो एक्टिविटी भी नहीं करवा पाते। फिर आता है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट कौन होते हैं? क्रिया कारक होते हैं, जो क्रिया कर रहे हैं। हमें पता है एंजाइम एक्शन में क्या होता है? क्रिया कारक आके एंजाइम पर जुड़ते हैं, फिर एंजाइम उनको टाइटली चिपका देता है और प्रोडक्ट बना देता है, या अलग करना होता है तो अलग कर देता है। जिस भी प्रकार की रिएक्शन होती है वैसे काम करता है, राइट। तो क्या लिखा है? रेट ऑफ रिएक्शन, रेट और ऊपर का एरो है, यानी रेट, रिएक्शन की रेट बढ़ेगी किसके साथ? बढ़ती सांद्रता के साथ। किसकी सांद्रता? सबस्ट्रेट। यानी अगर मैं ज़्यादा रिएक्टेंट दे रही हूँ तो एंजाइम क्या करेगा? फटाफट उनको प्रोडक्ट में चेंज करता जाएगा एक लिमिट तक। फिर एंजाइम की जैसे ही सारी एक्टिव साइट एंजाइम की बुक हो गई, फिर चाहे मैं कितना ही उसको देती जाऊँ, क्या फ़र्क पड़ता है? क्योंकि सारी जो एंजाइम के पास एक्टिव साइट थी वो तो बुक हो गई ऑलरेडी, फिर मैं कितना ही बढ़ाऊँ कोई फ़र्क नहीं पड़ना रिएक्शन रेट को, है ना। तो एक लिमिट तक आके बढ़ेगी और फिर वहीं रुक जाएगी, ठीक है। अब आता है एंजाइम कंसंट्रेशन, यानी एंजाइम की सांद्रता भी प्रभावित करती है। अगर एंजाइम की सांद्रता मैं धीरे धीरे बढ़ाती जाऊँ तो रिएक्शन की रेट भी बढ़ती जाएगी। समझो ऑलरेडी 100 रिएक्टेंट थे, पहले मैंने 10 ही अणु डाले, ठीक है। अब 10 अणु के पास 20 रिएक्टेंट पकड़ने की क्षमता है ना। अब मैं धीरे धीरे एंजाइम बढ़ा रही हूँ तो रेट भी फटाफट बढ़ता गया ना। पहले एक ही एंजाइम डाला तो उसने 20 को पकड़ लिया, फिर एक डाला उसने और 20 को पकड़ लिया, मैंने ऐसे करके 5 डाल दी, तो मैं बढ़ाती गई कंसंट्रेशन। और जो रिएक्शन मुझे पहले 10 घंटे का टाइम दे रही थी, अब वो मुझे उसका आधे टाइम में कंप्लीट करके दे रही है, 5 घंटे में ख़त्म कर दे रही है रिएक्शन। तो ऐसे
एंजाइम कंसंट्रेशन बढ़ी तो रेट भी बढ़ी। लेकिन अगर मैं क्या करूँ, एंजाइम कंसंट्रेशन बढ़ाने के साथ साथ रिएक्टेंट भी बढ़ाती जाऊँ, तो मैं दोनों चीज़ ही साथ में देती जा रही हूँ, काम करने वाला भी और काम भी, तो दोनों ही बढ़ते जाएंगे, राइट। तो रिएक्शन रेट भी बढ़ती जाएगी। काम करने वाला कौन है यहाँ पर, एंजाइम, और सामान जिससे काम किया जाना है वो कौन है, रिएक्टेंट। तो दोनों ही बढ़ाती जा रही हूँ, है ना। तो वो काम क्या होगा, लगातार चलता रहेगा फिर, यानी रिएक्शन लगातार चलती रहेगी। फिर आ जाता है कंसंट्रेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट। एंड प्रोडक्ट क्या होता है, जो रिजल्ट बनता है ना, उत्पाद जो अपना बनता है उसकी सांद्रता, ठीक है। अब यानी कोई रिएक्शन चल रही थी और उत्पाद बन चुका है ना, बनते जा रहा है, ज़्यादा बन गया, अब उत्पाद की सांद्रता बढ़ती जा रही है, यानी क्या हो रहा है, रिएक्टेंट जो काम करने वाले पदार्थ है, क्रियाकारक है, वो कम होते जा रहे हैं, तभी तो उत्पाद बनता जा रहा है। शुरुआत में क्या होता है, क्रियाकारक ज़्यादा होता है और उत्पाद कम होता है ना। फिर जैसे जैसे रिएक्शन होती जाती है तो क्रियाकारक तो उत्पाद बनाते जाते हैं, उत्पाद बढ़ता जाता है और क्रियाकारक कम होते जाते हैं। तो जितना ज़्यादा उत्पाद यानी प्रोडक्ट जितना ज़्यादा होगा उतना ही एंजाइम एक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम। तो प्रोडक्ट के लिए हाई एरो और एंजाइम एक्टिविटी के लिए नीचे वाला एरो। पर जब ऐसे ऐसे होता है ये, तो बीच में एक साम्य अवस्था की स्टेज आती है, राइट। साम्य अवस्था की स्टेज आती है जिसपे सारी चीज़ें बैलेंस हो जाती है, क्रियाकारक भी बराबर मात्रा में है, प्रोडक्ट भी बराबर मात्रा में है। उस समय एंजाइम एक्टिविटी क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाएगी ना उस समय एंजाइम एक्टिविटी, क्योंकि आधा आधा काम हो गया है एंजाइम का। फिर जैसे ही जीरो से भी प्रोडक्ट बढ़ने लग जाए तो एंजाइम एक्टिविटी क्या हो जाएगी, साम्य अवस्था से अगर प्रोडक्ट बढ़ने लग जाए और क्रियाकारक घटने लग जाए तो अब एंजाइम एक्टिविटी मंद पड़ने लग जाएगी, माइनस में चली जाएगी और लास्ट में जाके बंद हो जाएगी कंप्लीटली, ठीक है। फिर आता है एंजाइम इनहिबिटर्स एंड पॉइजन। अब एंजाइम इनहिबिटर या पॉइजन के बारे में मैंने आपको बताया था, इस पर ना बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है और आता भी रहेगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। तो क्या होता है, एंजाइम इनहिबिटर्स वो पदार्थ होते हैं जो एंजाइम की क्रियाविधि को रोकते हैं, है ना। अब ये पदार्थ ना काम दो तरीके से करते हैं, ठीक है। एंजाइम इनहिबिटर की तरह विष भी काम करता है, इसलिए यहाँ पे पॉइजन भी मेंशन है, ठीक है। अब ये ना दो तरीके से काम करते हैं, दो तरीके से कैसे, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, यानी हिंदी में इसे कहते हैं प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी। लिखूं क्या यहाँ पे आप लोगों के लिए, चलिए लिख देती हूँ, प्रतिस्पर्धी एंड दूसरा क्या है, अप्रतिस्पर्धी, राइट। तो कॉम्पिटिटिव क्या करता है, नाम से समझ आ रहा है, कंपटीशन होगा, प्रतिस्पर्धा होगी, लेकिन किसकी होगी, ये ऐसे इनहिबिटर होते हैं जो रिएक्टेंट के जैसे दिखते हैं। तो एंजाइम क्या होता है, एंजाइम के पास आने के लिए क्रियाकारक से कंपटीशन करते हैं कि कौन पहले जाएगा। क्रियाकारक जाएगा तो अपने आप ही प्रोडक्ट बनना है उसका, है ना। लेकिन अगर इनहिबिटर जाके जुड़ गया तो प्रोडक्ट कहाँ से बनेगा, तो एंजाइम एक्टिविटी रुक रही है, राइट, है ना। तो ये क्या करते हैं, क्रियाकारक के साथ कंपटीशन करते हैं, किसके साथ, क्रियाकारक के साथ। इसका एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे सक्सिनिक अम्ल किसी रिएक्शन में क्रियाकारक है, इसको कोई प्रोडक्ट बनाना है, पर अगर उस रिएक्शन में मैं मैनोनिक अम्ल डाल दूँ तो ये कम्पीट करने लग जाएगा सक्सिनिक अम्ल के साथ और खुद जाके जुड़ जाएगा एंजाइम से। तो ये क्या कर रहा है, सक्सिनिक अम्ल को अपना काम करने से रोक रहा है, यानी उत्पाद बनाने से रोक रहा है। तो एंजाइम एक्टिविटी को भी क्या कर रहा है, रोक रहा है, ठीक है, समझे। कंपटीशन कर लिया, जैसे एक रेस चल रही थी, अनिल और रवि दोनों को भागना था, ठीक है। दो स्टूडेंट है, अनिल और रवि, दोनों को भागना है। जाना क्या है, वहाँ से उस शॉप से सबसे पहले सब्जी लाके देनी है, सब्जी लाके देनी है, ठीक है। जो सब्जी लाके देगा उनकी मैम उससे खुश हो जाएगी, यानी उनके सर जो भी हैं जिन्होंने सामान मंगाया वो खुश हो जाएंगे, उनको इम्प्रेस करना है उनको। अब काम सर ने बोला अनिल को, लेकिन रवि बना शाना, वो भी साथ में रेस में दौड़ पड़ा कि नहीं तू रुक, मैं इम्प्रेस करूँगा, मैं लेके आऊँगा। अब अनिल की जगह रवि पहले पहुँच गया और उसने जाके सर को इम्प्रेस कर दिया, तो उसने एंजाइम को यानी सर को तो रोक लिया ना, क्रियाकारक जो था अपना अनिल उसके पास जाने से, है ना, उसके पास जाने से। तो इसी तरह इनहिबिटर्स काम करते हैं। वो शाणा व्यक्ति होता है या वो कुटिल व्यक्ति होता है जो क्या करता है, जो सच में काम करने वाला होता है उसकी जाके जगह ले लेता है और वो जगह को रोक देता है, ठीक है। जगह को रोक दिया यानी फिर वो एंजाइम अपना काम नहीं कर पाएगा।
एंजाइम के पास तो जगह थी, अब उसके पास अच्छे आदमी आते हैं तो वो फटाफट काम कर लेते हैं, और कोई बुरा आ गया तो वो चीज़ वहीं रुक जाती है, तो वो एंजाइम को रोक देते हैं। बुरा कौन है यहाँ पे? इनहिबिटर बुरे हैं, ठीक है। तो इनहिबिटर। अब है नॉन कॉम्पिटिटिव, यानी यहाँ पर प्रतिस्पर्धा नहीं होनी, यहाँ पर एकदम जहर टाइप के आदमी आएंगे, एकदम नालायक लोग। वो क्या करेंगे? एंजाइम के पास जाएंगे, एंजाइम को ही तोड़ के आ जाएंगे, एंजाइम को ही तोड़ के आ जाएंगे। अब बेचारा एंजाइम काम ही नहीं करवा पाएगा, चाहे रिएक्टेंट उसके पास जाए ना जाए की बात हो गई ना फिर। तो अब ये क्या करते हैं? एंजाइम को नष्ट कैसे करते हैं? ये क्या करते हैं? खुद जाके एंजाइम से चिपक जाते हैं एकदम टाइटली, जिससे क्या हो जाता है? एंजाइम की संरचना ही चेंज हो जाती है। क्या हो जाती है? उसकी संरचना ही चेंज हो जाती है। जैसे कि अगर समझो ये कोई एंजाइम था, ठीक है, और ये इसके पास इसकी एक्टिव साइट थी, यहाँ पर क्रिया कारक को आके जुड़ना था, लेकिन यहाँ पर कोई विष आकर जुड़ गया, यानी नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर आके जुड़ गया। तो उसने क्या किया? आया ऐसे करके जुड़ गया, ठीक है। अब इसने क्या किया? इसकी ये पूरी जगह ही रोक दी, इसकी संरचना ही बदल दी ना, अब इसको तो कुछ और ही बना दिया। अब मैं अगर इसको देखूं तो इसकी संरचना कैसी बन गई? ऐसा कुछ बन गया। ये तो एंजाइम जैसा तो बचा ही नहीं है, एंजाइम तो बेचारा ऐसा था, इसका आधा था, इसको पूरा ही चेंज कर दिया, तो ये काम ही नहीं कर पाएगा, है ना। तो ये होते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स या विष या पॉइजन्स भी कहते हैं इनको, ठीक है। इनका उदाहरण कौन है? इनके उदाहरण ज़्यादातर आयन्स होते हैं, लेड, Hg, Ag। इसके अलावा जो साइनाइड होते हैं ना, साइनाइड, ये विष की तरह काम करते हैं। ये क्या करते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम को सीधे जाके इफेक्ट करते हैं। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो साइटोक्रोम नाम का एंजाइम होता है, जो क्या करता है? श्वसन की क्रिया करवाता है। ये उस पर जाके बैठ जाता है, उसकी संरचना ही चेंज कर देता है, जिसकी वजह से श्वसन की क्रिया नहीं हो पाती और मृत्यु हो जाती है, ठीक है। साइनाइड 2-3 एग्जाम्पल दे दिए। तो इस तरह से ये पूरा कॉन्सेप्ट चलता है फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम का। इजी चीज़ें हैं, एक बार ये वीडियो देखना, फिर एक बार बुक में रीड करना, फिर दोबारा वीडियो देख के इसको रिकॉल करना, वापस याद करने की कोशिश करना कि जो बातें पढ़ी हैं वो समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एंजाइम का मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, यानी एंजाइम अगर मैं मॉलिक्यूलर लेवल पे जाऊं और रिएक्शन को होते हुए देखूं तो एंजाइम रिएक्टेंट एंजाइम पर जाकर जुड़ते कैसे और एंजाइम प्रोडक्ट कैसे बना के देता है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं मोड ऑफ एक्शन। तो नेक्स्ट क्लास में हम मोड ऑफ एक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।